आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इजी सा टॉपिक है, ध्यान से समझोगे तो समझ आ जाएगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, दैट इज़ न्यूट्रिशन एंड वी आर गोइंग टू डू न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, चलो तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो छोटे मोटे जीव होते हैं वो कैसे मतलब अपना वो करते हैं। ठीक है, खाना वगैरह डाइजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा में आपके होते हैं स्यूडोपॉड्स, या फिर इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया या फिर स्यूडो पॉड्स। ठीक है, ये अमीबा इसके थ्रू करता है। उसके बाद बात करें अगर हम पैरामीशियम की, पैरामीशियम भी आपका एक छोटा सा ऐसा जीवी है, उसमें होते हैं आपके सीलिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग अपने टंग का यूज़ करता है। ठीक है, अगर हम बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई में होते हैं प्रोबॉसिस। ठीक है, प्रोबॉसिस। और अगर हम बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा आपने देखा होगा पानी में रहने वाला एक जीव होता है, उसके लंबे लंबे से पाँव होते हैं, तो वो यूज़ करता है टेंटिकल्स का। वो लंबे लंबे से पाँव इज कॉल्ड टेंटिकल्स। ठीक है, जिससे वो अपने शिकार को पकड़ता है एंड मतलब खाता है एंड और सब कुछ। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने डाइजेशन इन ह्यूमंस पे। ठीक है, आ जाते हैं हम किस पे, डाइजेशन इन ह्यूमंस पे। शिद्दत से समझेंगे ताकि समझ आ जाए। ठीक है, आराम से बिल्कुल। देखो, बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमंस में डाइजेशन का जो प्रोसेस है, खाने के पचने का जो प्रोसेस है, वो शुरू कहाँ से हो जाता है, तो वो आपके मुंह से ही शुरुआत हो जाती है। ठीक है, मुंह से जब खाना जाता है ना, तो वहीं से शुरुआत हो जाती है। तो शुरू कहाँ से होता है, माउथ से। और ख़त्म कहाँ से होता है, स्टार्ट। एंड एंड कहाँ से होगा, जहाँ से आपका खाना बाहर निकल जाएगा। ठीक है, डेट इज़ एनस। तो एनस पे जाके वो प्रोसेस क्या होता है, एंड हो जाता है। ठीक है, अब जितने भी ऑर्गन्स जो मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स दैट कंस्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सभी ऑर्गन्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं उन सभी ऑर्गन्स को जो मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब इस एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट कौन कौन से ऑर्गन्स है वो देख लो। सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा माउथ एंड बकल कैविटी, मतलब आपका जबड़ा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका ईसोफेगस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका स्टमक, फिर आ जाएगी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आ जाएगी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद आ जाता है आपका एनस। ये सब ऑर्गन्स है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के। यहीं से क्लियर हो जाता है कि खाना पहले मुंह में जाएगा। ठीक है, हम उसे बकल कैविटी में चबाएंगे, फिर ईसोफेगस मतलब पाइप से होते हुआ पेट में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद एनस से बाहर निकल जाएगा जो भी वेस्ट होगा। ठीक है, अभी इसको डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी। तब तक ये समझो कि मेन स्टेप कौन कौन से होते हैं। मेन स्टेप्स इन डाइजेशन, जब बात आती है ह्यूमंस की, मेन स्टेप्स इन डाइजेशन जब बात आए ह्यूमंस की, तो जो पहला स्टेप आपके पास आ जाता है दैट इज इंजेशन।
इंजेशन। अब इंजेशन क्या होता है? खाने को मुंह में डालना, मतलब टेकिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, और कहाँ से लेते हैं हम खाने को मुंह में? माउथ से। तो इंजेशन कहाँ होगा? मुंह में। उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है आपका डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? खाने का टूटना, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड क्या? डाइजेशन। ठीक है, थर्ड आ जाता है आपका एब्जॉर्प्शन। बेसिकली जो खाना होता है ना, डाइजेस्टेड फूड होता है, उसके जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जो उसमें पानी है, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, वो अब मिल जाते हैं आपके ब्लड में। तो ब्लड में क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो स्मॉल लिख देती हूँ मैं इस चीज़ को, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, गेट्स, या फिर हाँ लिख देती हूँ, गेट्स एब्जॉर्ब इन ब्लड। ठीक है, अब देखो ज़रूरी नहीं है कि ब्लड में ही एब्जॉर्ब होंगे, ब्लड में तो होते ही होते हैं, ठीक है, बट बेसिकली जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, आपका स्टमक है, वो भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, बट यहाँ मैं ब्लड लिख रही हूँ। इस चीज़ को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप आ जाएगा हमारा एसिमिलेशन। इसका मतलब क्या होता है? जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, उसका यूज होना इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। मतलब जो आपका एब्जॉर्ब्ड फूड है, उसका यूज होना एनर्जी को बनाने में शरीर के अंदर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ आ जाता है आपका ईजेशन का मतलब है कि जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकालना इज कॉल्ड ईजेशन। ठीक है, अब समझ आ गया क्या क्या प्रोसेस है। अब हम एक एक करके जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके हर एक पार्ट को समझेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा क्या था? माउथ एंड बकल कैविटी। पहला था हमारा माउथ एंड बकल कैविटी। ठीक है, देखो माउथ में सबसे पहले क्या आती है आपकी? टंग आती है, तो फिर टंग से शुरुआत करेंगे हम। ठीक है, बेसिकली जो आपकी टंग होती है ना, उसका मेन काम क्या होता है? सेलाइवा को, जो आपकी थूक होता है बेसिकली मुंह में, उसको मिक्स कर देती है किसके साथ? फूड के साथ। फिर उससे होता क्या है? जो खाने को स्वेलो करना है, मतलब खाने को निगलना है, वो आसान हो जाता है। ठीक है, थर्ड चीज़ ये हमें बताती है कि फूड का टेस्ट कैसा है। टंग ही बताती है ना फूड का टेस्ट। ठीक है, फोर्थ चीज़ ये हमें बात करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब टेस्ट के बारे में एक बार देख लो, पिक्चर लगा रखी है मैंने। जो आपकी टंग होती है ना, बेसिकली उसके सबसे आगे वाला पोर्शन होता है, वो हमें बताता है कि खाना मीठा है या नहीं। ठीक है, मतलब मीठे वाले टेस्ट को बताता है। उसके बाद जो मीठे वाले के साथ वाला ये पोर्शन है, ये नमकीन वाले पोर्शन को बताता है। सेम यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन होगा, ये नमकीन सॉल्टी चीज़ों को बताएगा। ठीक है, जो ये वाला पोर्शन होगा, ये जो सावर है, खट्टा है, ठीक है, उसको टेस्ट करता है। उसके बाद जो ये बिल्कुल पीछे वाला होता है ना, ये कड़वी चीज़ को टेस्ट करता है। कि कोई चीज़ कड़वी है हमें कैसे पता चलता है? हमारी टंग के इस पीछे वाले पोर्शन से। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट हमारे माउथ का पार्ट आ जाता है आपके टीथ। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अपने टीथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, ह्यूमन की लाइफ में टीथ 2 बार ग्रो होते हैं। ठीक है, पहली बार जो बच्चे के पहले टीथ आते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिल्क टीथ, मतलब दूध के दांत, वो बेसिकली 20 होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब बच्चा 12 साल का हो जाता है, या फिर 12 से ज़्यादा उम्र के, मतलब इसके बाद आते रहते हैं बेसिकली दांत, ये टोटल हो जाते हैं 32। ये वाले टूट जाते हैं और फिर ये वाले ग्रो हो जाते हैं, मतलब नए टीथ आते रहते हैं बच्चे के। इन टीथ को बोलते हैं हम परमानेंट टीथ।
ठीक है, परमानेंट टीथ। 32 होते हैं टोटल, और ये हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए रहते हैं, ठीक है। बेसिकली मतलब इसके बाद दोबारा आपके दांत नहीं आने वाले, ठीक है। अब 32 टीथ होते हैं। अब उन 32 टीथ में ना 4 तरह के दांत होते हैं। 32 टीथ में कितने? 4 टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी कि हाँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो कुछ इस तरह से समझना है इसको यार, जस्ट गिव मी सेकंड प्लीज। या ऐसे समझो कि ये मेरा मुंह है पूरा, ये मेरा मुंह है, ठीक है। एक साइड में बनाऊंगी ऊपर वाले दांत और एक साइड नीचे वाले दांत, ठीक है। देखो ध्यान से समझना बिल्कुल। जो आपके ये आगे के 4 दांत होते हैं ना, आगे के 4 दांत ऊपर भी होते हैं और नीचे भी होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4। इन 4 दांतों को हम बोलते हैं इंसीजर्स, इंसीजर्स, ठीक है। इन 4 दांतों का काम बेसिकली क्या होता है? जो आपका खाना होता है ना, उस चीज़ को बाइट करना एकदम, ठीक है। कट करना, बाइट करना इनका काम होता है, ठीक है। समझ आ गया होगा इतना। उसके बाद यहाँ पे एक पैना सा दांत होता है, ठीक है, नुकीला सा दांत होता है, इधर भी होगा सेम। इन दांतों को हम बोलते हैं कैनाइन, कैनाइन, ठीक है। ये फूड को फाड़ने में हेल्प करते हैं, बेसिकली टीयर में हेल्प करते हैं, फूड की टीयरिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी 2 दांत होंगे, यहाँ पे भी 2 दांत होंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे भी 2 दांत। मेरे को दूसरा पेन ले लेना चाहिए था ना। चलो, ये 2 तीत, ये 2 तीत, उसी तरह ये 2 तीत और ये 2 तीत नीचे भी आ जाएंगे। 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। इन वाले तीत को बोलते हैं आपके प्री मोलर्स। ये जो प्री मोलर्स होते हैं ना, ये खाने को चबाने में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? खाने को च्यू करने में, च्यूइंग करने में, ठीक है, एंड ग्राइंड करने में, मतलब और छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद एट द एंड, जिनको हम दाढ़ बोलते हैं, जाड़ बोलते हैं, बड़े बड़े 3 होते हैं, 3 यहाँ पे, ठीक है, 3 यहाँ पे, सेम 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ठीक है। जो ये वाले लास्ट वाले 3 होते हैं, इनको हम बोलते हैं मोलर्स। ये जो मोलर्स होते हैं सेम, ये भी ग्राइंडिंग में और चबाने में, चूइंग में हेल्प करते हैं। तो ये थे हमारे दांत, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक बार बच्चों में देखते हैं, ठीक है, और एडल्ट्स में देखते हैं, ठीक है। जब हम इन सीजर्स की बात करें ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। जब हम हाँ इंसीजर्स की बात करें, तो जो बच्चे होते हैं ना, मिल्क टीथ होते हैं, उनमें 8 इंसीजर होते हैं, और जो एक एडल्ट होता है उसमें भी 8 इंसीजर होंगे, मतलब आगे वाले दांत। उसके बाद जब हम कैनिन्स की बात करें, मतलब जो ये हमने एक नुकीला सा दांत पढ़ा था, ये बच्चों में भी 4 होंगे और एडल्ट में भी 4 होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्री मोलर्स, मतलब जो ये हमने ये वाले 2 दांत पढ़े थे, ठीक है। ये बच्चों में ना होते ही नहीं है, और एडल्ट में कितने होते हैं? 8, 4 नीचे वाली जाड़ में और 4 ऊपर वाले जाड़ में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मोलर्स। जो आपके मोलर्स होते हैं वो तो नहीं, बच्चों में 8 होते हैं, और जो आपके एडल्ट होते हैं उनमें 12 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके टोटल बच्चों में दांत हो जाते हैं 20 और एडल्ट में हो जाते हैं आपके 32। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद वही कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक हेल्दी टीथ और जो आपकी एक हेल्दी गम्स होते हैं, उनका कलर क्या होता है? हेल्दी, यार व्हाट्स रॉन्ग विद इट, हेल्दी टीथ का जो कलर होता है आपके, वो वाइट होता है, ठीक है। और अगर हम हेल्दी गम्स की बात करें तो उनका कलर आपका पिंक होता है बेसिकली, ठीक है। अगर आपके जो दांत होते हैं ना, अगर आप ज़्यादा शुगर खाते, मतलब शुगरी सब्सटेंस खाते हो, ठीक है, तो फिर उसकी वजह से, या फिर कुछ और खाते हो आप, तो उसकी वजह से आपका क्या होता है, बेसिकली बैक्टीरिया लग जाते हैं टीथ में, और वो येलोइश सा हो जाता है, ठीक है। उस चीज़ को बोलते हैं प्लेक। एक लेयर बना देता है, सॉरी प्लेक, QUE, ठीक है। एक लेयर बना देता है जो कुछ भी आप खाते हो आपकी टीथ के ऊपर, अगर आप उसकी प्रॉपर केयर नहीं करते, उस येलोइशनेस को कहते हैं आपकी प्लेक, ठीक है। क्लियर हो गया होगा।
और जब आप दांत आपके सड़ने लग जाते हैं, मान लो आप बहुत ज़्यादा शुगरी या स्टार्ची फूड खा रहे हो, ठीक है, तो बैक्टीरिया इस प्लेक को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, शुगर में, मतलब बेसिकली एसिड में। शुगर और स्टार्च खाने से ये प्लेक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो एसिड होता है ना, ये खाने की जो इनेमल होता है, मतलब बेसिकली जो आपका दांत है, ठीक है, उसको सड़ाना शुरू कर देता है, आपके टीथ खराब होने लग जाते हैं, और इस चीज़ को हम बोलते हैं टूथ डिके। मतलब जब आपके दांत सड़ते हैं, डैट इज कॉल्ड टूथ डिके, ठीक है। जो आपके खाना होता है, टीथ होते हैं ना, वो खाने को चबाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, बेसिकली। तो फिर डाइजेशन का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो अब देखो, जब आपके मुंह में सलाइवा आता है, थूक आता है, तो वो कहाँ से आता है? आपकी सलाइवरी ग्लैंड से आता है। तो बकल कैविटी का जब हम थर्ड पोर्शन पढ़ेंगे, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स। अगर आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स ना हो तो आपके मुंह में वो लिक्विड सलाइवा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर आप खाना, आपको चबाना, खाना स्वेलो करना, सब कुछ क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सलाइवरी ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है। खाने को गीला कर देती हैं, ये वेट कर देती हैं खाने को, और स्लिपरी बना देती हैं, जिसकी वजह से खाने को स्वेलो करना बिकम्स ईजियर, ठीक है। समझ आ गया होगा यहाँ तक? हमारा जो फर्स्ट था ना, माउथ एंड बक्कल कैविटी, वो कवर हो गया है, ठीक है। सेकंड पे हम मूव करते हैं। सेकंड आ जाएगा हमारा फूड पाइप। फूड पाइप, या फिर इसी फूड पाइप को बोलते हैं आपके ईसोफेगस, ठीक है। कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा। ये आपकी फूड पाइप है, ठीक है, और ये डायरेक्ट जाके मिलेगी आपके स्टमक में, इस तरह से, ठीक है। जो हमारी फूड पाइप होती है ना, वो हमारी विंड पाइप, मतलब जो सांस वाली नाली होती है, उसके आगे ही होती है, ठीक है। तो जब हम खाने को निगलते हैं, तो ये इस ईसोफेगस से होता हुआ पेट में चला जाता है, ठीक है। कहाँ से जाएगा? ये गले में जाएगा, मतलब पहले थ्रोट में जाएगा, हमारे थ्रोट में गया, थ्रोट के बाद ये गया हमारी चेस्ट में, मतलब हमारी छाती में। जिस प्रोसेस से जो खाना जाता है ना पेट तक, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। मतलब बेसिकली जब हमारा खाना यहाँ से जा रहा होता है, तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ हमने खाना डाला और ये ठप देके नीचे आ गया पेट में, नहीं। इसका प्रोसेस ऐसे होता है, ये जो आपकी ईसोफेगस होती है ना, ये खुलती रहती है, ऐसी होती रहती है, जैसे खाना जाएगा, रिलैक्स होएगी, कॉन्ट्रैक्ट होएगी, रिलैक्स होएगी, कॉन्ट्रैक्ट होएगी, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, और खाना पहुँच जाता है पेट में, ठीक है। अगर ये ऐसी होती ना कि खाना गया, डाला हमने और एकदम नीचे, तो ऐसा होता है कि हमें सिर्फ खड़े रह के ही खाना खाना होता, मतलब, या फिर सीधे बैठ के। अगर आप कभी भी आपने देखा होगा कि हम लेट के खाते हैं, तो वो भी पेट में पहुंच जाता है, ठीक है। तो वो किस वे में? क्योंकि हमारी जो ईसोफेगस है, वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के वे में काम करती है, ठीक है। वो इस तरह से काम नहीं करती। ये समझ आ गया होगा? चलो, नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव करते हैं, अपना स्टमक। हमारा स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कुछ होता है, ध्यान से समझिएगा, सो आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा थर्ड इज स्टमक, ठीक है। देखो, पहले ध्यान से समझो। पहले तो हमारे, पहली चीज़, हमारे स्टमक की जो शेप होती है, डैट इज जे शेप्ड का होता है हमारा स्टमक, ठीक है, मसल से बना होता है। उसके बाद जो स्टमक होता है ना, उसमें जूसेस होते हैं, ठीक है। जो स्टमक है, इसकी जो इनर लाइनिंग है, मतलब ये वाली, ये है लेयर है, ये रिलीज करती है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या निकलता है हमारे पेट में? हमारे पेट में निकलता है सिक्रेट, मतलब निकलता है म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। जो म्यूकस होता है, उसका काम समझो। जो स्टमक की लाइनिंग होती है ना, ये वाली, मतलब परत होती है, लाइनिंग ऑफ स्टमक, लाइनिंग ऑफ स्टमक, उसको प्रोटेक्ट करना इसका काम होता है, ठीक है। उसको क्या करेगी? ये प्रोटेक्ट करेगी। उसके बाद अगर हम बात करें गैस्ट्रिक जूस की, तो गैस्ट्रिक जूस का काम क्या होता है? ये ब्रेक करता है प्रोटीन को। आपने प्रोटीन खाते हो ना,
उसको तोड़ता है छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि हमारे लिए वो पचाना आसान हो जाए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? ये बैक्टीरिया को किल करता है, किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है, ताकि जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, जो भी बेसिकली आपके खाने में बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा ना, उसको मार देता है। और जो आपका पेट का मीडियम होता है उसको एसिडिक बना के रखता है, ठीक है, ताकि खाने को पचाना या फिर ये जो जूसेस हैं, गैस्ट्रिक जूस आपका ये सब काम कर सके अच्छे से, ठीक है। इसलिए खाने के जो पेट का जो सिस्टम होता है उसको एसिडिक बना के रखता है ये, ठीक है। दो काम पढ़े हमने इसके, पहला ये और दूसरा ये, मेक द मीडियम एसिडिक, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द खाना होता है ना आपका, वो स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, बट जो नहीं होता बेसिकली, एक सेमी सॉलिड सा पेस्ट, सेमी सॉलिड मतलब आधा पचा हुआ खाना, ठीक है, ये सेमी सॉलिड सा पेस्ट आपका एंटर कर जाता है स्टमक से, कहाँ पे? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। चलो एक बार डायग्राम देख लो ताकि थोड़ी क्लियरिटी और मिल जाए आप लोगों को, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। या देखो, हमने माउथ से खाना खाया, ये गई हमारी ईसोफेगस, ठीक है, खाना लेके गई कहाँ पे? ये आपका ना लीवर है, यहाँ पे नहीं खाना जाएगा, इसके पीछे से ये पाइप ले जाती है कहाँ पे? आपके स्टमक में खाना। ये आपका स्टमक है, ठीक है, ये आपकी पैनक्रियाज है, पढ़ेंगे हम अभी इसके बारे में। और ये आपका गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। अब देखो, ये हमें कन्फ्यूज़न होती है कि जो आपका स्टमक है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, पर ऐसा नहीं है। ये जो स्टमक है ये पीछे से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब इससे जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, इस तरह से। चलो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हम पहुंचे थे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। पेट के बाद खाना कहाँ चला गया? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। अब हमारा नेक्स्ट आ जाएगा, फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन। वैसे तो डिपेंड करता है कि बंदे की हाइट कितनी है, ठीक है, बट जो एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना उसका एवरेज साइज आपका 6 मीटर से लेकर 7 मीटर तक होता है, ठीक है, लेंथ में। तो जितने भी आपके खाने का डाइजेशन होता है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। और जो आपका एंड प्रोडक्ट है, मतलब जो बॉडी को आपका खाना लगता है, हम बोलते हैं ना, वो यहीं से ही एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बेसिकली देखो, आपके पेट से आया पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, मतलब आधा पचा हुआ खाना पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, फिर यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। ये डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज कौन करता है? आपके पैनक्रियास एंड आपका लीवर रिलीज करते हैं, ठीक है। जो लीवर होता है ना आपका, ये आपकी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद आपका लीवर रिलीज करता है बाइल जूस को। ये बाइल जूस स्टोर्ड होता है किसमें? गॉल ब्लैडर में, ठीक है। और जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये गॉल ब्लैडर से निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। बाइल जूस आपकी हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। बाइल जूस हेल्प करता है किसमें? डाइजेशन ऑफ फैट्स में, ठीक है। उसके बाद पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाज रिलीज करती हैं आपका पैनक्रिएटिक जूस। ये पैनक्रिएटिक जूस आपकी हेल्प करता है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इनको सिंपल फॉर्म में लाने को, मतलब बहुत बड़े प्रोटीन को, बहुत बड़े कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है ये, ठीक है। जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो टूटता है किसमें? ब्रेक्स इनटू ग्लूकोज। फैट किस में टूटते हैं आपके? फैट टूटते हैं आपके फैटी एसिड में, और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन्स टूटते हैं आपके
अमीनो एसिड्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ना। कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं ग्लूकोज में, फैट टूटते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन टूटते हैं आपके अमीनो एसिड्स में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके खाने में वो सारे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं, सॉरी सील यानी विली, उनको हम बोलते हैं विली। देखो बेसिकली जो आपका विली होता है ना उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं विली में? ब्लड वेसल्स, सॉरी वेसल्स, हाँ, विली में ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जो आपके खाने के न्यूट्रिएंट्स होंगे वो किस में मिल जाएंगे? विली के थ्रू, ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स आपकी खून में मिलके पूरे शरीर में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देता है। ऐसे काम करता है बेसिकली जो भी हम खाते हैं। ठीक है, एक बार विली बता देती हूँ कहाँ होता है एंड कैसे होता है। ठीक है, देखो जैसे आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसमें ऐसे छोटे छोटे होते हैं ऐसे। ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, इन सबको आप विली बोलते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का जब खाना, मतलब जो बेसिकली जो आपका एब्जॉर्प्शन था ना वो सारा कहाँ पे हुआ? वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। ठीक है, उसके बाद जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो भी आपके ब्लड वेसल एब्जॉर्ब करते हैं, वो पूरे शरीर में, पूरे शरीर के सेल में भेज दिए जाते हैं। ठीक है, आपके शरीर को एनर्जी कैसे मिलती है? जो आपका सेल होते हैं ना, बॉडी के सेल होते हैं, वो ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल देते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से? मतलब बेसिकली देखो, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल ने क्या किया? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करा, पूरी बॉडी में भेजा। अब आपकी पूरी बॉडी में सेल क्या करेगा? सेल उस कार्बोहाइड्रेट और वाटर को, ठीक है, ऑक्सीजन और एनर्जी में बदल देता है। ठीक है, ऑक्सीजन और एनर्जी में बदल दिया। अब हमारी बॉडी को क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है ना। ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते हैं एसिमिलेशन, जो हमने अभी पहले पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब जो खाना वेस्ट है, जो हमें पचा नहीं, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से एंटर कर जाता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। ठीक है, यहाँ तक यार क्लियर हो गया होगा तो अच्छी बात है। चलो 6 आ जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, ठीक है, देखो आपके खाने में जो आपका वेस्ट है, मान लो, ठीक है, जो उसमें गया लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें जो पानी, बचा कुचा पानी होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ सब्सटेंस होता है, मतलब जो वेस्ट होता है, वो भेज दिया जाता है आपके रेक्टम में। और रेक्टम के बाद इस चीज़ को बोलते क्या है? जो वो वेस्ट मटेरियल होता है ना, बेसिकली जो हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं फेसेस। ठीक है, फेसेस बोलते हैं उसको। और इसको एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को, कि हाँ जो ये वेस्ट मटेरियल बाहर निकला हमारी बॉडी से, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ईजेशन, जो अभी हमने पहले मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, अब यार देखो बहुत अच्छे से समझा दिया है, क्लियर हो जाना चाहिए आई थिंक। एक बार मैं आपको लार्ज इंटेस्टाइन का दिखा देती हूँ। देखो, इस लार्ज इंटेस्टाइन ने जो भी बचा कुचा पानी था हमारे वेस्ट से उन्हें ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और अब यहाँ से लेके फूड को यहाँ रेक्टम में आ गया ये फूड। ठीक है, रेक्टम ना बेसिकली एक ऐसे होता है कि जब आप चाहो उस वेस्ट को तभी बाहर निकाल सको, अदरवाइज अगर ये रेक्टम ना हो तो आपका वेस्ट मटेरियल कभी भी बाहर निकल सकता था। ठीक है, तो रेक्टम का काम क्या होता है कि जब आप चाहो तभी वो वेस्ट बाहर निकल सकता है। ठीक है, उसके बाद इस रेक्टम के बाद, ये रेक्टम जब हम ओपन करते हैं, ठीक है, उसके बाद ये बाहर यहाँ से वेस्ट निकल जाता है एनस के थ्रू। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस आपके इसका डाइजेशन का। अब हम बात करते हैं डाइजेशन की। उनमें जो घास खाते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो बेसिकली, ठीक है, इनमें देख लेते हैं, जैसे गाय वगैरह होगी, हम गाय का ही पढ़ेंगे। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, इनमें हम डाइजेशन पढ़ लेते हैं। देखो, आपने ऑब्जर्व किया होगा ना कि जो गाय होती है, भैंस होती है, ठीक है, वो काफ़ी देर तक, जब हम उन्होंने घास खा लिया ना, उसके बाद भी वो मुंह में जुगाली करती रहती हैं, खाने को च्यू करती रहती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि जो खाना होता है ना जानवरों में, मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो गाय भैंस होती है, वो 2 बार डाइजेस्ट होता है उनमें। कैसे, वो अब हम समझेंगे, ठीक है। जो खाना खाते हैं ना एनिमल्स, घास खाते हैं बेसिकली, उसमें ना सेलुलोज होता है। क्या होता है उसमें? सेलुलोज होता है। और सेलुलोज एक इस तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो इंसानों के द्वारा नहीं डाइजेस्ट किया जा सकता, ठीक है। मतलब इंसान उसको पचा नहीं सकते। तो जो जानवर घास खाते हैं वो अपना डाइजेशन 2 पार्ट्स में करते हैं, मतलब 2 स्टेप्स में करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं अभी समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले तो घास पड़ा था, ठीक है। गाय ने घास खाया, उसको हम घास खाया और थोड़ा बहुत चबाती है और उस चबा के उसको निगल जाती है। जब वो उस घास को निगल जाती है ना, तो ऐसे समझो ये उसका अंदर का पूरा चैम्बर है, मतलब, ठीक है। जो उसका डाइजेशन है, 4 चैम्बर होते हैं उसके डाइजेशन के। ये गाय का मुंह समझ लो। जैसे उसने घास खाया, ठीक है, आधा घास आधा मतलब अच्छे से नहीं चबाती वो पहली बारी में घास को, ठीक है। ऐसे ही बस आधा अधूरा चबाती है, ठीक है। और उसको मुंह से उसने अंदर निगल लिया, गया अंदर। सबसे पहले जो घास होता है वो पहुंच जाता है आपके यहाँ पे, ठीक है। इस चैम्बर को बोलते हैं रूमन, र्यूमन या रूमन, कुछ भी बोल लो, ठीक है। मतलब माउथ से कहाँ गया घास? आपका गया र्यूमन में, ठीक है। ये कैसा घास है? ये घास है आपका हाफ च्यूड, मतलब पूरी तरह चबाया हुआ नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होते हैं, र्यूमन में होते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। छोटे छोटे क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? आपके सेलुलोज को पचाने में मतलब काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो आधा पचाया हुआ खाना है, ठीक है, वो र्यूमन से आपका जाता है कहाँ पे? रेटिकुलम में। रेटिकुलम मतलब यहाँ से जाएगा ऐसे, और यहाँ होता है आपका रेटिकुलम। क्या होगा यहाँ पे आपका? रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ चला जाएगा ये रेटिकुलम में, ठीक है। उसके बाद जो रेटिकुलम होता है, इसके बाद रेटिकुलम से खाना वापिस आ जाता है कहाँ पे? माउथ में आ जाता है आपका। और आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं कर्ड। जब वो आधा पचाया सा खाना माउथ में आ जाता है ना, जिसकी जानवर जुगाली करते रहते हैं, उसको बोलते हैं कर्ड। और जानवर उसको दोबारा चबाने लग जाते हैं। तो चूइंग चूइंग ऑफ कर्ड इज कॉल्ड रूमिनेशन। मतलब उस कर्ड को चबाने को क्या बोलते हैं? रूमिनेशन बोलते हैं। और ऐसे एनिमल्स जो ये करते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? उनको हम बोलेंगे रूमिनेंट्स। क्या बोलेंगे? रूमिनेंट्स, ठीक है। या फिर रूमिनेटिंग एनिमल्स, ठीक है, ये बोलेंगे। जो आपकी काऊ होती है, बफेलो होती है, गॉट होती है, शीप होती है, बाइसन होती है, ये सब रूमिनेटिंग एनिमल्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। बाइसन एक तरह की आपकी भैंस ही होती है, बेसिकली नॉर्थ अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जो उन्होंने जुगाली करी थी ना खाने की, ये वापस जाता है कहाँ पे? बॉडी में, ठीक है। अब आ जाओ अपने डायग्राम पे। एक सेकेंड। अब आ जाओ अपने डायग्राम पे। क्लियर, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोला हमने। सबसे पहले ईसोफेगस, जानवरों में भी सेम होता है। ईसोफेगस के थ्रू खाना गया कहाँ पे? आपका रूमन में। रूमन के बाद आपका खाना आ जाता है कहाँ पे? आगे वाले पोर्शन में, रेटिकुलम में, ठीक है। रेटिकुलम के बाद वापस कहाँ गया था वो? मुंह में गया था। मुंह में उन्होंने कड बन गया वो मुंह में जाके, बेसिकली मतलब आधा पचाया हुआ खाना, ठीक है। उसकी जुगाली करी उन्होंने। उसके बाद थर्ड चैम्बर में एंटर कर देती है। थर्ड चैम्बर होता है आपका ओमस मन, ठीक है। ओमस ओमस ओमसम इज द थर्ड चैम्बर, ठीक है, जहाँ पे खाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे फिर से खाना छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। और उसके बाद ओमस मन से, ओमसम से एंटर हो जाता है कहाँ पे? आपके एबोमेसम में, ठीक है, अबोमेसन में। तो समझ आया प्रोसेस आपको?
यहाँ पे एंटर हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम खाने के ऊपर काम करते हैं और डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद एबोमेसम के बाद आपका खाना यहाँ से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ से बाहर निकल जाता है जो भी आपका वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, मतलब जो भी बेसिकली न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खाना एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो वेस्ट होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो क्या प्रोसेस था गाय में आपके डाइजेशन का। ठीक है, सबसे पहले तो माउथ से ईसोफेगस से जाएगा। कहाँ पे जाएगा? सबसे पहले रूमन में जाएगा। ठीक है, रूमन के बाद आपका कहाँ जाएगा? रेटिकुलम में जाएगा। रेटिकुलम के बाद कहाँ जाएगा? आपका ओमसम में जाएगा। उसके बाद आपका जाएगा एबोमेसम में। ठीक है, ये 4 इसके चैम्बर होते हैं बेसिकली, डाइजेस्टिव चैम्बर्स। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है, बाकी सेम है ह्यूमन बींग्स की तरह। ठीक है, अब एक बार थोड़ा अमीबा में देख लेते हैं कि अमीबा होता है जो आपका, उसमें क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका अमीबा होता है ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ये बीच में आपका न्यूक्लियस। ठीक है, यूनिसेलुलर होता है ये ना। इसके फॉल्स फीट होते हैं। ये फॉल्स फीट का मतलब, मान लो इसको एक खाना दिखा तो ये फॉल्स फीट ऐसे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बाहर निकल जाएंगे और इस खाने को कर लेंगे कवर, ऐसे पूरी तरह से। ठीक है, बीच में बना लेंगे एक वैक्यूल। ठीक है, एक वैक्यूल बना लेंगे ऐसे, मतलब गोलदारा सा बना लेंगे, और ये बीच में खाना है इसके। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, इस खाने को तोड़ देंगे। ठीक है, और क्या कर लेंगे, पचा भी लेंगे। ठीक है, उसके बाद पचा लेंगे, जो एब्जॉर्ब हुआ सो हुआ, और इसका साइज बढ़ जाता है तब। ठीक है, साइज इसका इतना ही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो अनडाइजेस्टेड है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा डाइजेशन चैप्टर। आई होप सबको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।